हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, मेरे ज्योग्राफी जीके की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि भूगोल का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, और भूगोल को पैदा करने वाला कौन था। वो कौन था जिसे पिता की उपमा दी है भूगोल की। भूगोल का जन्म कैसे हुआ, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है कि मैं भूगोल को जीरो से बता रहा हूँ कि भूगोल आया कहाँ से। और एक ज्योग्राफी स्टूडेंट को, एक ज्योग्राफी जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, उसे पता जरूर होना चाहिए कि भैया ज्योग्राफी आई कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहला जो बिंदु अपना है वो क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक कह लीजिए या फिर कह लीजिए पिता कौन था। देखिए, भूगोल का जो जनक था, भूगोल का जो पिता था, उस व्यक्ति का नाम था हेकेटियस। ठीक है हेकेटियस। इस हेकेटियस नाम के व्यक्ति को एक भूगोल के पिता की उपमा दी है, उसको जनक की उपमा दी गई है। ठीक है, अब हेकेटियस ने किया क्या था, जिसको हम आज पिता का दर्जा देते हैं भूगोल का। उसने किया क्या था, एक्चुअली उसने क्या किया था कि एक किताब लिखी थी इस व्यक्ति ने। ठीक है, हेकेटियस ने क्या लिखी थी, किताब। हेकेटियस ने अपनी पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है जैस पीरियडोस। ठीक है, पीरियोडस, ये एक किताब थी इसकी। और इस किताब में क्या लिखा था उसने क्या किया, अब इसका मतलब भी बता देता हूं। जैस पीरियडोस का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है, इसने क्या किया था इस किताब में या इस पुस्तक के अंदर, संपूर्ण भौतिक, ठीक है, जो भी धरातल पर नजर आता है, जो भी, ठीक है, संपूर्ण भौतिक तत्वों का समावेश इस किताब में किया। साथ में उसने क्या किया था, उसने किया था स्थल भाग जो है, हमारा जो जमीन है, स्थल भाग समुद्र से घिरा है, यह भी हेकेटियस ने बताया। आगे बात समझ में, मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी पुस्तक में, जैस में, जिसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, इसने बताया कि हमारी जितने भी संपूर्ण भौतिक तत्व है, उस तत्वों को, जो भी धरातल पे नजर आता, कुछ भी XYZ जो भी आपको दिखता है धरातल पर, उन सभी तत्वों का समावेश इस किताब में करता है। साथ में यह भी बताता है कि हमारा जो स्थल भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है। ये भी सबसे पहले किसने बताया था, हेकेटियस ने। मतलब कुल मिला के बात ये हो गई कि पहली बार जिसने हमें धरती के बारे में बताया वो था हेकेटियस। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं इसी के अंदर। अब पिता की संज्ञा किसने दी कि भाई ये पिता क्यों है, तो भैया एक व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति का नाम था HF टार्जर। ठीक है, ने 550 ईसा पूर्व, ठीक है, 550 ईसा पूर्व में हेकेटियस को पिता की उपमा दी। और वो क्यों दी, क्योंकि ऊपर वाली चीजों को देखते हुए इस व्यक्ति ने 550 ईसा पूर्व इस व्यक्ति को पिता की उपमा दे दी। इसलिए आज हम भूगोल का जनक किसको मानते हैं, हेकेटियस को मानते हैं। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भैया भूगोल का पिता किसे कहते हैं या जनक कौन है, तो हेकेटियस को डालना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए, अगला बिंदु जो है अपना दूसरा टॉपिक, क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि भूगोल शब्द कहां से आया। ठीक है, दूसरा अपना है भूगोल शब्द की उत्पत्ति। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, भूगोल आया कहां से, नाम कहां से आया। जैसे मेरा नाम रोहित है तो मेरे घर वालों ने नाम रखा रोहित, तो वैसे ही भूगोल जो है, ये शब्द भूगोल, ज्योग्राफी, ये शब्द आया कहां से,
ये आया था इरेटास्थनीज के द्वारा। इरेटास्थनीज, इस व्यक्ति ने सबसे पहले भूगोल शब्द की उत्पत्ति की थी, ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं पितामह, ठीक है, इस व्यक्ति को पितामह की उपमा दी, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब समय था इसका कौन सा, 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व में, ठीक है, इस व्यक्ति ने इस समय बताया कि भूगोल जो है, भूगोल शब्द अंग्रेजी के अक्षर ज्योग्राफी, ठीक है, अंग्रेजी का एक अक्षर है ज्योग्राफी, जो कि शब्द है यूनानी। यूनानी कह दीजिए, ग्रीक कह दीजिए, एक ही बात है, यूनानी भाषा, ठीक है, सेलिया। अब देखिए इसमें दो शब्द बने हुए हैं, ठीक है, भूगोल दो शब्दों से मिलके बना है, अब देखिए वो दो शब्द कौन से हैं, एक जियो, दूसरा ग्रेफो, ठीक है। अब दोनों का मीन्स भी समझिए। देखिए जियो का मतलब तो होता है पृथ्वी, और ग्रेफो का मतलब होता है वर्णन। मतलब ज्योग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है इरेटास्थनीज नाम का व्यक्ति, जिसने सबसे पहले बताया कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति, मतलब भूगोल जो वर्ड जो था ये व्यक्ति लेके आया, और इसलिए इस व्यक्ति को पितामह की उपाधि दी गई। समय था 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व। उसने बताया कि भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, या भूगोल शब्द जो है वो अंग्रेजी का जो अक्षर है ज्योग्राफी, जो कि यूनानी ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है, कौन सी भाषा, यूनानी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसके अंदर भूगोल जो है वो दो शब्दों से मिलके बना, एक जियो, एक ग्राफो। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफो का मतलब वर्णन, कुल मिला के ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी का वर्णन। ये व्यक्ति था कौन, इरेटास्थनीज, ठीक है, क्लियर। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए दो चीज मैंने बता दिया आपको ज्योग्राफी से संबंधित। देखिए मैं आपको इसी के अंदर एक चीज और बताना चाहता हूं, तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। देखिए भूगोल जो है, ठीक है, भूगोल के नामकरण में, भूगोल के एक चीज है नामकरण, मतलब भूगोल का जो नामकरण किया गया, पहली चीज। दूसरा, भूगोल को या भूगोल की विषय को, ठीक है, भूगोल की विषय को प्रथम सीढ़ी, ठीक है, प्रथम सीढ़ी, भूगोल को प्रथम सीढ़ी, पहला नामकरण भूगोल की प्रथम सीढ़ी व व्यवस्थित रूप, ठीक है, मतलब बहुत तरीके से रूप प्रदान करना, या कह दीजिए स्वरूप प्रदान करने में यूनानियों, या हम कह सकते हैं यूनानी, ठीक है, यूनान बोल सकते हैं, यूनान निवासियों का ही योगदान है। मतलब ये कि कहीं पर भी भूगोल शब्द आ जाए तो भैया ध्यान रखना, ये भूगोल की जो उत्पत्ति जो हुई है ना, ये कहां से हुई है, यूनान से। कहां से हुई है, यूनान। अब देखो जितने भी लोग हैं वो यूनानी, जर्मन, यही लोग मिलेंगे आपको। तो बताता है कि हमारा जो भूगोल है इसका जो नामकरण हुआ है, और इस विषय को जो पहली सीढ़ी प्रदान की है, प्रथम सीढ़ी प्रदान की है, और साथ में उसको व्यवस्थित रूप से एक स्वरूप प्रदान किया है, बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके पॉइंट टू पॉइंट समझाने का जो काम किया है भूगोल को, वो काम किया है यूनानी निवासियों ने किया है।
आगे बात समझ में? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी के अंदर चौथा बिंदु है, देखिए जब 19वीं शताब्दी आई, कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी आई। इस शताब्दी के अंदर में भूगोल जो विषय है, ठीक है, हमारा जो भूगोल विषय है, उस भूगोल विषय को स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल फ्री, स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की मान्यता प्रदान की है। ठीक है, मतलब जब 19वीं शताब्दी आई, ये तो पहले डिस्कशन चल रहा था, लोगों के बीच में लीक नहीं थी ये बातें, ये सारी चीजें। इस चीज को पढ़ने के लिए जो सर्वप्रथम मान्यता दी थी, वो कब दी थी? 19वीं शताब्दी के अंदर हमारे बीच में भूगोल आया पहली बार। 19वीं शताब्दी के अंदर इसको अनुमति मिली थी, भैया भूगोल भी एक ऐसी चीज है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है 5वां, देखिए ये सब भूगोल के जन्म से संबंधित चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, 5वां टॉपिक क्या है? देखिए हमारा जो भूगोल है, ठीक है, अब देखिए हमारा जो भूगोल है, इस भूगोल को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2। भूगोल के 2 पार्ट है, या कह दीजिए 2 भाग कह दीजिए। देखिए भूगोल के 2 भाग कौन से हैं? एक भाग तो है भौतिक, जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। दूसरा भाग जो है वो है मानव भूगोल। अब देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन। देखिए भौतिक भूगोल जो है ये हमें धरातल का वर्णन करवाता है। अब सबसे पहली चीज तो ये भौतिक भूगोल आया कहां से? मेन चीज है कि इस भौतिक भूगोल के बारे में सबसे पहले, मतलब इसका जन्मदाता कौन है? ठीक है, मैं कहूं कि भौतिक भूगोल का जन्मदाता, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए भौतिक भूगोल का जो जन्मदाता है वो है पोली, क्या नाम है? पोलिडोनियम। इस व्यक्ति ने भौतिक भूगोल को जन्म दिया। वो किसको जन्म दिया? भौतिक भूगोल को। और इस व्यक्ति ने ही भौतिक भूगोल में किन चीजों के बारे में? भू आकृति के बारे में समझाता है ये व्यक्ति, समुद्र के बारे में बताता है, जलवायु के बारे में बताता है, मृदा के बारे में बताता है। इन सब चीजों का वर्णन कौन करता है? पोलिडोनियम, जो कि भौतिक भूगोल का जन्मदाता है। क्लियर? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी के अंदर सेकंड टॉपिक मानव भूगोल। देखिए मानव भूगोल, देखिए मानव भूगोल का जन्मदाता, मानव भूगोल का जन्मदाता। पहली बात तो मानव भूगोल होता क्या है? मानव के, सॉरी इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है कि धरातल व मानव के बीच संबंध का अध्ययन जो करवाता है मानव भूगोल कहलाता है। अब इसका जन्मदाता कौन है? इसका जन्मदाता है फ्रेडरिक रेडजेल। ये व्यक्ति था मानव भूगोल का जन्मदाता। यही व्यक्ति था जिसने मानव भूगोल को जन्म दिया। और इस व्यक्ति ने कौन सी पुस्तक में बताया पता है आपको? प्रमुख पुस्तक थी, प्रमुख पुस्तक जिसमें इस चीज के बारे में बताया वो थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये एंथ्रोपोजियोग्राफी जो शब्द है, इस शब्द के अंतर्गत आपके मानव भूगोल का पूरा वर्णन इस व्यक्ति ने दिया था, फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ही है जो मानव भूगोल का जन्मदाता है। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये इसी से संबंधित है, भूगोल के 2 भागों के अंतर्गत। देखिए छठे नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए 6 नंबर का जो टॉपिक है वो है, अब आता है
आगे की ओर बढ़ते हैं अपन 20वीं शताब्दी में जाते हैं। अब तक मैंने आपको 19वीं शताब्दी के बारे में बताया, मैं 20वीं शताब्दी में आता हूं। देखिए 20वीं जब शताब्दी आती है, ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, 20वीं शताब्दी का जब आरंभ हुआ तो भूगोल जो है वो मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में आ गया। मतलब 20वीं शताब्दी में हुआ क्या था, 20वीं शताब्दी के आरंभ के अंदर, आरंभ में भूगोल, पर्यावरण व मानव के बीच, ठीक है, मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, बीच हम कह सकते हैं पारंपरिक संबंध की चर्चा पर आधारित है, हो गया। मतलब ये कि 20वीं शताब्दी जब आई तो भूगोल जो है, ये भूगोल जो है वो पर्यावरण और मानव के बीच में जो पारंपरिक संबंध है उसकी चर्चा के अंदर घूमने लग गया भूगोल। अब इस चर्चा के अंदर क्या हुआ कि इस चर्चा के अंदर दो चीजें निकल के आती है। वो दो चीजें कौन सी है, देखिए, भूगोल के दो विचार धाराएं निकलती है। अब देखिए भूगोल की दो विचारधाराएं कौन सी है। पहली विचारधारा निकलती है संभववाद की, कौन सा, संभववाद, ठीक है। दूसरी विचारधारा निकलती है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये दो विचारधारा कहां से निकल के आती है, इन पर्यावरण और मानव के बीच में जब संबंध के बारे में चर्चा चल रही थी, ठीक है ना, क्योंकि 20वीं शताब्दी के अंदर तो पर्यावरण और मानव का ही वर्णन भूगोल में होने लगा कि भैया पर्यावरण के अंदर मानव रहता है, कैसे रहता है, उसका पूरा वर्णन जो है वो 20वीं शताब्दी के अंदर भूगोल में किया जाने लगा। फिर क्या होता है कि जब भूगोल के अंदर पर्यावरण और मानव के बारे में जब चर्चा चल रही थी तो उसके अंदर एक विचारधारा निकल के आती है भूगोल के अंदर, क्योंकि भूगोल ही है जो पर्यावरण और मानव के बीच के बारे में बता रहा है। तो इस भूगोल की वजह से इन दोनों के संबंध के बारे में चर्चा करते 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 एक विचारधारा निकल के आती है। ये दो विचारधारा, पहली संभववाद, दूसरी पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, संभववाद और निश्चयवाद क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। 7वें नंबर पे आता है अपना सबसे पहले संभववाद। देखिए संभववाद कहां से आया। देखिए संभववाद जो है इसका जन्मदाता कौन है, संभववाद का जन्मदाता, या कह दीजिए इस संकल्पना को या संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। इस व्यक्ति का नाम था पाल विडाल ला ब्लास। ये व्यक्ति था, क्या नाम था, पाल विडाल ला ब्लास। इस व्यक्ति ने संभववाद की संकल्पना को जन्म दिया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, संभववाद होता क्या है भाई। पाल विडाल ला ब्लास इसके जन्मदाता थे, इस संकल्पना के बारे में बताया। उसने बताया क्या, उसने ये बताया संभववाद का मतलब क्या होता है, हर असंभव चीज संभव हो जाए। लेकिन हुई कैसे, ये व्यक्ति बता रहा है कि व्यक्ति जो है, क्योंकि बात अब पर्यावरण और मानव के बीच में चल रही है। किसके बीच में चल रही है, मानव और पर्यावरण के बीच में। और इन्हीं से दो विचारधारा निकल के आती है, संभववाद और नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद, जिसे हम पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। तो कहते हैं संभववाद के बारे में। संभववाद किसने दिया, पाल डी ब्लास ने। क्या कह रहा है ये कि पर्यावरण के सभी नियमों की पालना करके और आपके जो पृथ्वी पे उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उसका उपयोग करके हर असंभव कार्य को संभव बनाया, संभववाद कहलाया। जैसे कि कभी अंतरिक्ष में हम नहीं गए, लेकिन हमने भौतिक संसाधनों का उपयोग करके हम अंतरिक्ष में चले गए। कभी प्लेन में नहीं उड़े, लेकिन प्लेन में चले गए। कभी रेलगाड़ी में नहीं चले, रेलगाड़ी चल रही है। मतलब कहने का मतलब हुआ क्या, ये कह रहा है कि पर्यावरण, संभववाद है ये, पर्यावरण के सभी नियमों की
पालना करके भौतिक संसाधनों का उपयोग कर हर असंभव कार्य को संभव बनाना संभववाद कहलाता है। ये कौन बता रहा है? पाल विडाल ला ब्लास। अब उदाहरण देता है क्या? जैसे कि अंतरिक्ष में उपग्रह, जैसे कि मैदानों का निर्माण, जैसे कि खेत खलियान। ठीक है, ये सारी चीजें असंभव थी, कुछ ही संभव नहीं था पहले। ठीक है, तो पहली बार तो सब असंभव लगता है, लेकिन मानव ने क्या किया? मानव ने किया पर्यावरण और मानव ने आपस में तालमेल बिठाकर सारा काम एडजस्ट करके और भैया वो अंतरिक्ष में पहुंच गया। मैदानों का निर्माण भी कर लिया, जो नदियां मैदान बनाती है मानव मैदान बनाने लगे, और खेत खलियान जो बंजर थे, बिल्कुल बेकार थे, जंगल थे, खेत खलियान तैयार कर दिया। कुल मिला के बात ये हो गई कि हर असंभव कार्य को संभव कर दिया। ये बताने वाले व्यक्ति का नाम था पाल विडाल ला ब्लास। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद। देखिए 8वां टॉपिक अपना पर्यावरणीय निश्चयवाद। हम इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कह लीजिए, चाहे इस टॉपिक को आप नियतिवाद कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कई जगह अलग अलग बिंदुओं के अंदर इसको दिया गया है, तो हम अभी इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद मानेंगे, या हम पर्यावरणीय नियतिवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय नियतिवाद भी हम इसको कह सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब पर्यावरण निश्चयवाद होता क्या है वो देखते हैं अपन। देखिए सबसे पहली चीज तो जन्मदाता के बारे में बात कर लेते हैं कि ये भैया जन्म किसने दिया। पहली चीज तो ये, इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक, ठीक है, इसके संस्थापक थे हैंटिंगटन, इसके संस्थापक थे। और इसके जो साथ देने वाला जो व्यक्ति था, या हम कह दीजिए संस्थापक ही कह देंगे, एलन सैम्पुल। ये दोनों ही व्यक्ति इस पर्यावरण निश्चयवाद के संपादक थे, मतलब संस्थापक थे। ठीक है, अब देखिए इस विचारधारा को जिसने समर्थन दिया, इस विचारधारा को समर्थन किसने दिया? अब किसने दिया इस विचारधारा को समर्थन? इस विचारधारा को समर्थन दिया था कार्ल रिटर ने। किसने दिया था? कार्ल रिटर। और एक व्यक्ति का नाम था, वो था रेडजेल। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति जो थे, इन्होंने इस पर्यावरण निश्चयवाद के सिद्धांत को, संकल्पना को एक तरीके से समर्थन दे दिया। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण निश्चयवाद होता क्या है। देखिए पर्यावरण निश्चयवाद होता क्या है कि पर्यावरण निश्चयवाद, अगर मैं पुराने समय में जाऊं, वो समय था आदिम मानव। ठीक है, कौन सा समय? आदिम मानव, जो जंगलों में रहता था। आदिम मानव, समाज व प्रकृति। ठीक है, वही बात चल रही है, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों की बात चल रही है। तो कह रहा है आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन क्रिया। ठीक है भाई, मानव और धरातल के बीच में या प्रकृति के बीच में जो क्रिया होती है, उस क्रिया को नाम दिया गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये था पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है, क्योंकि बात ही हमारी चर्चा चल रही है मानव और धरातल के बीच के संबंधों की। ठीक है, तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद था। क्लियर हो गया होगा आपके सामने। अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब टॉपिक डालेंगे अपन 9वें टॉपिक का। 9वां टॉपिक है क्या? अब देखिए, इसी से एक चीज निकल के आती है। ठीक है, इसी से क्या निकल के आती है? एक चीज निकल के आती है, मतलब दोनों सिद्धांतों से या दोनों संकल्पना से एक संकल्पना निकल के आती है, और उस संकल्पना का नाम है नव निश्चयवाद की संकल्पना।
टॉपिक 9 देखिए, संभववाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद से निकलता है नव निश्चयवाद। अब हम बात करते हैं नव निश्चयवाद की, जो हमारा 9वें नंबर का टॉपिक है, नव निश्चयवाद संकल्पना। देखिए, भूगोल के अंदर जो दो विचारधारा निकली, संभववाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन दोनों को मिलाकर संकल्पना, एक व्यक्ति था, इसका जन्मदाता कौन है? जन्मदाता, इसके जन्मदाता कौन है? ये है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद को पर्यावरण निश्चयवाद को मिलाया और एक नई संकल्पना निकल के आई, उसका नाम था नव निश्चयवाद। किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। अब ग्रिफिथ टेलर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये संकल्पना है पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद को मिलाकर। इस व्यक्ति ने इस संकल्पना के अंतर्गत क्या बताया? क्या बताया कि व्यक्ति था ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद व पर्यावरणीय निश्चयवाद को के बीच एक मार्ग प्रस्तुत करता है। वो नया मार्ग क्या कहलाता है? नव निश्चयवाद। ठीक है। अब नव निश्चयवाद क्या होता है? देखिए, सरल शब्दों में बता दूं, नव निश्चयवाद क्या होता है कि प्रकृति के नियमों की पालना कर प्रकृति का उपयोग करना। ठीक है, प्रकृति के नियमों की पालना कर प्रकृति का उपयोग करना और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए। ये बीच में से निकल के आता है कि भैया प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है और बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हमें प्रकृति का उपयोग करना है, प्रकृति का भी विकास हो जाए और हमारा भी विकास हो जाए। अब इसमें एक चीज जोड़ता है। अब देखिए, इस संकल्पना को कहते हैं कि इसका एक दूसरा नाम और है, उसका नाम है रुको व जाओ सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ठीक है, रुको और जाओ का सिद्धांत इसको कहते हैं। अब रुको और जाओ का सिद्धांत क्यों बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं। इस व्यक्ति ने क्या किया था कि येलो, ग्रीन और रेड लाइट, जो कि ट्रैफिक सिग्नल की लाइट होती है, आपने देखा होगा जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें रेड लाइट भी दिखती है, ग्रीन लाइट भी दिखती है, येलो लाइट भी दिखती है और तीनों लाइट का अलग अलग महत्व होता है। रेड लाइट का ऑप्शन क्या होता है? भैया रुक जाओ। येलो लाइट का मतलब क्या होता है? चल दीजिए। और सॉरी, येलो लाइट का मतलब होता है देखो और चल दो, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है चलते रहो। ठीक है, तीनों लाइट का एक महत्व होता है। और मैं बता दूं, रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बीच में येलो लाइट होती है, एक संकेत होता है भैया अब ग्रीन लाइट खत्म होने वाली है, अब आप देख लो, चलना है अपन को, तो ग्रीन लाइट होते आप निकल लेते हो। लेकिन इसको जोड़ा क्यों? रुको और जाओ से क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा कि हम जब रेड लाइट के सिग्नल में घुसते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है। वैसे ही प्रकृति के अंदर चलिए, रुको, ये कह रहा है कि प्रकृति के नियमों की पालना करो, रुक जाओ। आप अगर गलत कर रहे हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो रेड लाइट ऑप्शन जो कि हमें कह रहा है ट्रैफिक में घुसने का, गलत तरीके से हम घुसे जा रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। वैसे प्रकृति कह रही है भैया रुक जाओ, रुक जाओ, प्रकृति का सही तरीके से उपयोग करो, थोड़ा सोचो, दिमाग लड़ाओ। तो सेकंड लाइट अपनी कौन सी हो गई? येलो। थोड़ा सोचिए कि हम प्रकृति का विनाश क्यों कर रहे हैं, उससे हमारा ही विनाश हो रहा है। थर्ड नंबर पे ग्रीन लाइट, जाओ, हमने सोच लिया, समझ लिया, भैया प्रकृति का सही तरीके से उपयोग करो। ठीक है, और अगर हम सही तरीके से उपयोग करते हैं तो प्रकृति हमारा विकास करेगी। जैसे कि ग्रीन लाइट में अपन सीधे सीधे जीवने पहुंच गए।
ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो नई संकल्पना थी ये बहुत ही बेस्ट संकल्पना थी। इस व्यक्ति ने ये बताया था, ग्रिफिथ टेलर ने, भैया नियमों की पालना करके और हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति का विकास हो सकता है तो हमारा भी विकास हो सकता है। अगर हम प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो प्रकृति हमारा विनाश करेगी, 100% करेगी, हम देखते भी हैं अब, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि ये दो संकल्पना मिलके एक नई संकल्पना का जन्म देती है। उस संकल्पना का नाम है ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। तो आज मैंने आपको, ये कंप्लीट होता है अपना ये टॉपिक, जिसमें मैंने आपको भूगोल का जनक पिता, भूगोल शब्द की उत्पत्ति, नामकरण, 19वीं शताब्दी, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, इसके अलावा इन दोनों भूगोलों से जो कि हमारे मानव और धरातल के बीच में 20वीं शताब्दी में पहुंच गए और उसके अंदर ये निकल के आता। अच्छा, एक क्वेश्चन और डाल दे अपन 10वें नंबर का, जो 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं, 10वां। एक क्वेश्चन है, क्या है कि सर्वप्रथम वो व्यक्ति कौन था जिसने विश्व मानचित्र का मापन तैयार किया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि विश्व मानचित्र का मापन किस व्यक्ति ने किया, और जो भी कौन सा, सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने पहली बार विश्व मानचित्र बनाया और भी कैसे, मापन क्या होता है, लेखा जोखा, या बोलते हैं नियम अनुसार, या कह दीजिए नाप से, नाप झोंक करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये व्यक्ति था कौन सा, इस व्यक्ति का नाम था एन.ए. कैसी मेंडर। ये व्यक्ति था एन.ए. कैसी मेंडर। इस व्यक्ति ने सबसे पहले विश्व मानचित्र का मापन तैयार किया, मतलब विश्व का मानचित्र तैयार किया माप से, एक बढ़िया तरीके से नाप जोख करके इस व्यक्ति ने किया वो कार्य। और जो आज हम पढ़ते हैं मानचित्र को, देखते हैं हम इस चीज को, ठीक है। तो ये अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं, और हाँ, ये मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।